Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arish Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. First of all, जिससे मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें and press the bell icon. So today's video is about special cases. सिम्प्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस आते हैं, 4 स्पेशल केसेस आते हैं जिनके 4 अलग अलग नाम हैं. द फर्स्ट वन इज़ डीजेनरेसी, द सेकंड वन इज़ अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, थर्ड वन इज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड द फोर्थ वन इज़ इनफीजिबल सॉल्यूशन. अभी 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो इफ़ेक्ट होता है. बट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट डीजेनरेसी कि डीजेनरेसी क्या होता है और डीजेनरेसी किस पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि आपके सॉल्यूशन जो है वो डीजेनरेट है. लेकिन इसको समझना तभी आसान होगा इफ़ यू नो कि आइट्रेशंस कैसे परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि आइट्रेशन की बेसिस पे ही आप इसकी भी आइट्रेशंस करते हैं, डीजेनरेसी वाले प्रॉब्लम्स की भी आइट्रेशंस आप करते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि इस केस में डीजेनरेसी है. सो इफ़ यू नो हाउ टू परफॉर्म आइट्रेशंस देन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो आइट्रेशंस इस वीडियो में नहीं होने वाली. मैंने आइट्रेशंस जस्ट लिखी हैं, मैं आइट्रेशंस आपके सामने परफॉर्म नहीं करूँगी. जिसमें बता दूँगी कि आप आइट्रेशंस के थ्रू किस तरह समझ सकते हैं कि हाँ ये केस जो है वो डीजेनरेसी का है. सो एक स्टेटमेंट है जिससे ये समझना बहुत आसान है कि किस पॉइंट पे आपको पता चल सकता है कि हाँ ये केस जो है वो डीजेनरेसी का है. So it tells that when a tie occurs in the minimum ratio, then at least one basic variable will become 0 in the next iteration and the new solution is called degenerate. जब हम आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं हम 0 आइट्रेशन लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन करने के लिए हमें लीविंग वेरिएबल भी चाहिए, इंटरिंग वेरिएबल भी चाहिए. लीविंग वेरिएबल तो आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटरिंग वेरिएबल आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन लीविंग वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए आपको फिजिबिलिटी कंडीशन पे जाना पड़ता है जिसमें आप रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं. अब जब आप रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं तो ये चांस हो सकता है वहाँ पर कि एक से ज़्यादा रेशियोज़ ऐसे हों जो सेम हो, यानी कि रेशियोज़ में टाई हो जाए. एक रेशियो का आंसर अगर 2 आ रहा है तो दूसरी रेशियो का भी आंसर 2 ही आ जाए, तो रेशियोज़ में टाई हो गया. यहाँ पर 2 रेशियोज़ का आंसर सेम हो गया. अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका क्या नतीजा निकलता है कि नेक्स्ट सॉल्यूशन जब उस टाइड रेशियो की हेल्प से आप जब नेक्स्ट आइट्रेशन बनाओगे, न्यू सॉल्यूशन बनाओगे, वो डीजेनरेट होगा. वो डीजेनरेट कैसे होगा? टाई होने की वजह से जो आप नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे उसमें कोई ना कोई एक बेसिक वेरिएबल जो है वो 0 हो जाएगा. जब ये कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डीजेनरेट है. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं? इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आइट्रेशंस होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है आप आइट्रेशंस परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा होता. ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही रहेगा जो फर्स्ट आइट्रेशन में आ जाता है आपके पास. या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, ख़त्म हो ही नहीं रहा. ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही. ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है कि इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन all the coefficients of z row should be positive and in case of minimization all the coefficients of the z row should be negative. सो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और आप जो है वो आइट्रेशंस भी करते जा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इम्प्रूव नहीं हो रहा होता. इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो साइक्लिंग की तरफ चला जाता है. एंड सेकेंड थिंग इसमें जो पता चलती है आपको दैट इज़ द मॉडल हैज़ एट लीस्ट वन रिडंडेंट कॉन्स्टेंट. डीजेनरेसी के केस में आपको ये पता चलता है कि आपका जो मॉडल आपने बनाया है, यानी कि आपके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जो कि रिडंडेंट है. रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि वो कोई ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जिसको आप इजीली जो है वो मॉडल से रिमूव कर सकते हैं. जब आप उस कॉन्स्ट्रेंट को रिमूव कर देंगे तो वो आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा. रिडंडेंट का मतलब ये होता है. तो इस डीजेनरेसी के केस में आपको ये चीज़ भी पता चलती है. बट ज़्यादा समझने के लिए कोई प्रॉब्लम होना ज़रूरी है. सो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी इक्वेशन इज़ टू 3x1 + 9x2 और ये यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स दे दी हैं, 2 कॉन्स्ट्रेंट दे दी गई हैं और ये हम जो इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि जो x1 और x2 है वो हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इम्प्रूव करना होता है. हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेते यहाँ पर. सो
आइट्रेशंस करने के लिए आप कॉन्स्ट्रेंट्स में पहले स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करते हो, सो सेम प्रोसेस के थ्रू ही हम स्लैक और सरप्लस ऐड करेंगे। यू मे नो वेरी वेल कि जब आपके पास लेस देन की इनइक्वालिटी होती है तो आप सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते हैं, और जब आपके पास ग्रेटर देन की होती है तो सरप्लस स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, और जब आपके पास ग्रेटर देन का होता है तो आप सरप्लस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही लेस देन के हैं, तो हम यहाँ से स्लैक वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे ऐड करेंगे। स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने के बाद हम ज़ीरो आइट्रेशन बनाते हैं। अब ज़ीरो आइट्रेशन कैसे बनाई जाती है? बहुत सिंपल है। ज़ीरो आइट्रेशन लिखा हुआ है, हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं सारे, और जितने हमारे टोटल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारा x1 x2 था, बाकी दो स्लैक वेरिएबल्स हमने लगाए हैं और उनके सॉल्यूशंस हम लिखते हैं। सो इस टेबल में कोई कैलकुलेशन नहीं हुई हुई, ये जस्ट कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए हमने वैल्यूज़ पुटअप की है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा मैक्सिमाइजेशन का सवाल है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रही। हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन में जेड रो के जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन हमारे तो नेगेटिव हैं। तो हम आइट्रेशन की तरफ जाएंगे, और आइट्रेशन करने के लिए हमें एंटरिंग वेरिएबल चाहिए और लीविंग वेरिएबल भी चाहिए। सो मैक्सिमाइजेशन के सवाल में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो आपका एंटरिंग होती है, तो एंटरिंग तो आपको ईजिली यहाँ से मिल गया। लेकिन लीविंग के लिए आप फाइंड आउट करते हो रेशोज़। अब रेशोज़ फाइंड आउट होते हैं सॉल्यूशन से, और जो रेशो किससे फाइंड आउट करेगा, इन वैल्यूज़ को किससे डिवाइड करेंगे? तो जो आपका पिवट कॉलम होता है उसी के एलिमेंट से। जिस रो कॉलम में आपका एंटरिंग वेरिएबल होता है वही पिवट कॉलम होता है, और जिस रो में आपका पिवट एलिमेंट होता है वही पिवट रो होती है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो आपका पिवट एलिमेंट होता है। सो यहाँ पर हमें हमारा एंटरिंग वेरिएबल मिल गया, और हमें पता चल गया कि हमें किस रो की वैल्यू से डिवाइड करते हुए हमारी रेशोज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम 8 का रेशो फाइंड आउट करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। उस वैल्यू को उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग रो का जो एलिमेंट होगा उसी से डिवाइड करेंगे, सबको इसी वैल्यू से डिवाइड नहीं करते। सिंप्लेक्स मेथड में जो आइट्रेशंस होती हैं वो ऐसे ही परफॉर्म की जाती हैं। अब जब हम इसका रेशो निकालते हैं तो रेशो इसका क्या निकलेगा? 2। इसको भी रेशो क्या निकलेगा? 2। अब यहाँ वो सिचुएशन आ गई जो कि स्टेटमेंट में बताई गई थी कि जब आपके पास रेशो में टाई हो जाए। जब रेशो में टाई हो जाता है तो वहाँ ये कंडीशन आती है कि आप जब आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें कोई ना कोई बेसिक वेरिएबल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और वही आपके पास ऑप्टिमलिटी कंडीशन वही आपके पास डीजेनरेसी का केस आता है। यहाँ पर हमारे पास रेशोज़ में टाई हो गया। अब रेशोज़ में टाई होने के बाद लेकिन हमें तो यहाँ से कोई ना कोई एक सेम है, तो हम यहाँ से s को हमारा लिविंग कंसिडर कर लेते हैं और x2 को हमारा एंटरिंग कंसिडर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में x2 जो है वो एंटर हो चुका है और s1 जो है वो लीव कर चुका है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं? ये गॉस जॉर्डन प्रोसेस के थ्रू आती हैं, उनके फार्मूला से डिफरेंट, उसकी वजह से ही हम ये जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ऐसा ही ऑलरेडी सेट कि इसमें आइट्रेशंस कैसे परफॉर्म हुई हैं ये नहीं बताया मैंने, जस्ट आइट्रेशंस लिखी हुई हैं ताकि केस को समझना ज़्यादा आसान हो जाए। अब एंटर कर गया और लीव भी कर गया, और हमारी सारी वैल्यूज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली। यू कैन सी कि अब हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आ चुका है, वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब अगर आप देखें तो बेसिक वेरिएबल्स में स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था कि जब रेशो जो है वो टाई कर जाए तो आइट्रेशन जो होती है आपकी उसमें कोई ना कोई एक बेसिक वेरिएबल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिक वेरिएबल्स आपके ये हैं। सो यू कैन नोटिस कि इनमें से एक वेरिएबल जो है वो ज़ीरो हो चुका है। सो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो केस है वो डीजेनरेसी का है। इस पॉइंट पे भी पता चल जाता है और यहाँ पर आके मोर क्लियर हो जाता है दैट दिस केस इज़ रिलेटेड टू डीजेनरेसी। लेकिन अभी भी ये जो है हमारा ऑप्टिमल टेबल नहीं है। ऑप्टिमल टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जेड रो के सारा एलिमेंट स्टिल नॉट पॉजिटिव, अभी भी हमारा एक नेगेटिव है। तो हम एक सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करने से क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन डीजेनरेसी केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। दोबारा से आइट्रेशन की, इस दफ़ा यही हाईएस्ट नेगेटिव नंबर है तो यही एंटर करेगा, और एक वेरिएबल जो है वो हमारा
एक वेरिएबल जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा, तो लीव करने वाला वेरिएबल है इस दफ़ा S2, क्योंकि रेशो के अकॉर्डिंग वो जो सबसे लीस्ट वैल्यू निकलेगी वो इसी की निकलेगी। तो डीजनरेसी केस तो ऊपर वाले से ही क्लियर हो गया। अब हम दोबारा से, क्योंकि साइक्लिंग की तरफ भी तो जा रहा है जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो अब दोबारा से आइट्रेशन की जिसमें हमारा x1 जो है वो एंट्री कर गया और s2 जो है वो लीव कर गया, तो s2 की जगह x1 आ गया और x2 वैसा का वैसा ही है। बट स्टिल यू कैन नोटिस कि अभी भी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो एक कोई ना कोई एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जो है वो ज़ीरो है और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इम्प्रूव नहीं हुआ। सो ये वो स्टेटमेंट थी डीजनरेसी की जो आइट्रेशंस के थ्रू प्रूव हो गई कि ना तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इम्प्रूव होता है और कोई ना कोई एक बेसिक वेरिएबल जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये जो केस है वो डीजनरेसी का है। अब इसमें आपको एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आपका कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट जो है वो रिडंडेंट है, यानी कि वो अननेसेसरी है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब वो आपको ज़्यादा जो आसानी से पता चलता है वो ग्राफ से पता चलता है। बेसिकली इसकी कोई इतनी एफिशिएंट कैलकुलेशंस नहीं है जिसमें आप टेबल के थ्रू ही बता सको कि कौन सा आपका जो है वो रिडंडेंट कॉन्स्टेंट है, तो उसके लिए ग्राफ ज़्यादा ईजी रहता है। सो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये है यहाँ पर ग्राफ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होता है ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हीं को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो कॉन्स्टेंट थी तो मैंने दोनों ही प्लॉट कर दिए हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन भी प्लॉट कर दी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन है वो भी कैलकुलेशन के थ्रू प्लॉट की जाती है, बट वो इस वीडियो में नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन कैसे प्लॉट की गई है। सो इस ग्राफ के थ्रू अब आपको ये पता चल सकता है कि आपका कौन सा जो है कांस्टेंट है वो रिडंडेंट है, जो कि आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब हमारी दोनों ही जो इनइक्वालिटीज़ थी वो लेस देन की थी, यानी कि दोनों इक्वेशंस का इनसाइड एरिया जो है वो फिजिबल है, इसका भी और इसका भी। तो जो कॉमन हमें मिल रहा है वो ये है, तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो इस एरिया के अंदर है। तो अब ये जो कॉन्स्टेंट बन रही है हमारे पास, ये हमारे फिजिबल सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करी, यानी कि ये रिडंडेंट है। तो ग्राफ के थ्रू हमें इजीली ये भी पता चल सकता है कि हमारा जो कौन सा कॉन्स्टेंट है जो कि रिडंडेंट है, जैसे इजीली जो है वो रिमूव किया जा सकता है, या फिर ये जो रिडंडेंट हमारी अननेसेसरी कांस्टेंट होती है ये तब वैल्यूएबल हो सकती हैं जब हमारे जो सॉल्यूशन का है जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस हो रही हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो इफेक्टिव है और कौन सा नहीं है, कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल है। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होती है तो इस तरह के रिडंडेंट रिसोर्सेज हैं वो वहाँ वैल्यूएबल होते हैं। यहाँ पर अगर इनको रिमूव कर भी दिया जाए तो उनका जो है हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था सारा डीजनरेसी के बारे में। अब डीजनरेसी के थ्रू जो साइक्लिंग होती है उसको रिमूव करने के भी मेथड होते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत ड्रास्टिकली स्लो डाउन कर देते हैं। हमारी जो कंप्यूटेशंस होती हैं, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत स्लो डाउन हो जाती हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में वो डीजनरेसी को रिमूव करने का कोई मेथड नहीं है, बट आई होप इट इज़ क्लियर इनफ दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि डीजनरेसी किस पॉइंट पर आ रही है और किस तरह आप मालूम कर सकते हैं कि आपका रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट जो है वो कौन सा है और आइट्रेशंस किस तरह की होती हैं डीजनरेसी में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।